तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैंने ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं डिस्कशन कर रही हूँ, इससे पहले भी कई बार आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। हिंदी में जनरली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, जर्नल हिंदी में अगर मैं बात करती हूँ तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे जनरली एक वर्ड से जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक, बच्चे देखिए अब आप मेरे से ना वो छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं बात करेंगे जिन्हें हमने एनसीईआरटी की बुक में 9th और 10th में पढ़ लिया था, क्योंकि अगर हम बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे ना तो हम इसको कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें कवर करने की ज़रूरी है कि हमें कुछ छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो खुद से भी करने हैं, और क्योंकि वो मैंने करा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि मैं हर चीज़ बार बार एक्सप्लेन करते ही रहेंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत है और उसको पूरा भी करना है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जनरली हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो बच्चे सिंपल सी बात है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वेयर द मनी इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब किसी इंडिविजुअल लेवल पे की जाती हैं, ठीक है, किस पे क्या करी जाती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे क्या की जाती हैं, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, क्या की जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इंडिविजुअल लेवल में क्या आ जाएगा, आप खुद अकेले एज अ पर्सन आ जाएंगे, कोई इंडिविजुअल कंपनी आ जाएगी, ग्रुप ऑफ पर्सनस आ जाएंगे, पर लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जिसका प्रभाव पूरे देश के ऊपर नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये पूरी कंट्री को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हम चीज़ों की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या करते हैं स्टडी में, स्टडी ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज की स्टडी अपने इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को डील कर रहे हैं, सिंगल डील जब हम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ व्यष्टि अर्थशास्त्र, या हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जब भी स्टडी करेंगे रिसोर्सेज की या फिर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो वो इंडिविजुअल लेवल पे की जाएगी। किस लेवल पे की जाएगी, तो वो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे ही की जाएगी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बारे में आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसका इफ़ेक्ट एंटायर कंट्री पे नहीं पड़ता है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इफ़ेक्ट, अगर मैक्रो इकोनॉमिक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका इफ़ेक्ट एंटायर कंट्री में पड़ता है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का इफ़ेक्ट सिर्फ उन पर्सनस तक पड़ता है जिनसे वो रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ओजांग आईएएस में काम कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे वर्क कर रही हूँ। जब मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अब आप ज़रा सोच के देखिए कि इन एक्टिविटी को करने के बाद मुझे सर्टेन कुछ मनी मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं मैं क्या कर रही हूँ, एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, इसके भी बाद क्या मिल रही है, मुझे कुछ ना कुछ मनी मिल रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका मैं पढ़ा रही हूँ उससे इफ़ेक्टेड वही स्टूडेंट होंगे जो मुझे पढ़ रहे हैं या जो मुझसे रिलेटेड हैं, पूरा कंट्री मुझसे इफ़ेक्टेड नहीं हो जाएगा। पर लेकिन अगर मोदी जी कुछ कहते हैं, अगर वो देश में डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं या जीएसटी इम्पोज कर देते हैं, ये कुछ भी चीज़ करते हैं तो उसका एंटायर इफेक्ट फुल कंट्री पे पड़ता है। इज़ दैट क्लियर। तो ये आपकी क्या हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल होती है, ठीक है, छोटी होती है। इसमें जनरली किसी कंपनी के डिमांड एंड सप्लाई, किसी कंपनी का प्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। मैम ये क्लास अभी कितने दिन तक चलेगी, जब तक ख़त्म नहीं होती जब तक चलती रहेगी, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है सारा, ठीक है। अभी हम माइक्रो पे आ गए, फिर हमें मैक्रो पढ़ना है। तो बच्चे देखिए पहला हमारा जो टॉपिक होता है वो यही होता है, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मैं हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज ये आपसे बात कर चुकी हूँ कि हम रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करते हैं, हम रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन में कर चुके हैं। तो इकोनॉमी, अ सोसाइटी इकोनॉमी इज़ मेड अप फॉर द नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट आइदर फैसिलिटेट और ऑब्स्ट्रक्ट द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज। अर्थ एक समाज की अगर बात करें, एक समाज की अर्थव्यवस्था संस्थानों और संगठनों के एक नेटवर्क से बनी हुई है जो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण से, देखिए अब हमें ये जानने की कोशिश तो नहीं करनी है इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब आपका जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिसको करने के बाद आपको कुछ ना कुछ मनी मिलती है, आउटपुट मिलते हैं।
ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स यह निर्धारित करती है कि किसी समाज के भीतर संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाता है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो हमेशा क्या करेगी, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका आवंटन यानी कि जो एलोकेशन होता है वो किस तरीके से की जाएगी। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एलोकेशन के 3 तरीके बताए थे। क्या क्या बताए थे? मैंने आपको बताया था फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने क्या बताया था? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पूर्णतः प्रयोग। लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का निम्न प्रयोग। ठीक है, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और तीसरा जो मैंने रिसोर्सेज आपको बताया था दैट इज़ आ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। वस्तु और सेवाओं की लागत और यहाँ तक कि उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्या विनिमय या वस्तु विनिमय किया जाता है, यानी कि उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, उनके जो एक्सचेंज मतलब गुड्स को किस तरीके से एक्सचेंज किया जा रहा है। तो जिस इकोनॉमी के अंदर रह कर के किया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमी जनरली बच्चे 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। पहली होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। पहली क्या होती है? सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, या आप इसे हिंदी में बात करें तो केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इकोनॉमी जनरली 3 तरह की होती है। तो पहला हम किस में बात करेंगे? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कि ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती क्या है, व्हाट इज़ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या होती है। तो देखिए, आ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ वन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अनदर सेंट्रल बॉडी ऑर्गेनाइज ऑल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब देखिए, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर किसके द्वारा करी जाती हैं, वो किसके अंडर में रह के की जाती हैं, किसके कंट्रोल में रह के की जाती हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह के की जाती है, यानी कि जहाँ पर देयर आर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा, तो ऐसी इकोनॉमी को हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वेयर द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बॉडी या अनदर कोई भी सेंट्रल बॉडी है, मतलब सरकार इन्वॉल्व होनी चाहिए। द गवर्नमेंट मेक ऑल द सिग्निफिकेंस चॉइस इन्वॉल्विंग द क्रिएशन एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये ही गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि कितनी चीज़ों का एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कितना कंजप्शन है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ही इसमें करी जाती हैं। द गोल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूट द अल्टीमेट मिक्स ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज दैट द सोसाइटी एज होल डीम्स desirable while also allocating resources in a certain way. The main objective is social welfare. देखिए, जहाँ पर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वेयर द गवर्नमेंट इन्वॉल्व, तो उसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लेने का इसलिए होता है ताकि सामाजिक न्याय किया जा सके, यानी कि लोगों तक रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो हर पर्सन तक पहुँचाया जा सके जो उसमें इन्वॉल्व है। आज मिल जाएंगे सोनी मिश्रा। तो चलिए, केंद्रीय प्राधिकरण का जो लक्ष्य होता है उन वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण को वितरित करना होता है जिन्हें समग्र रूप से समाज वांछनीय मानता है। निश्चित तरीके से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी जो प्रायम्बल लिखा गया है उसमें एक वर्ड लिखा गया है दैट इज़ जस्टिस। जस्टिस में भी कौन सी 3 तरह की जस्टिस के बारे में बात की गई है, जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जो सोशल जस्टिस होती है वो यही कहती है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन टू ऑल, यानी कि सभी तक वो पहुंचाया जा सके। इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि वो सभी तक पहुंचे? इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो जनरली क्या करती है, जनरली सरकार के द्वारा चलाई जाती है। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? सोशल वेलफेयर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज टू ऑल, यानी कि रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो सभी तक बराबरी से पहुंचाया जा सके, रिसोर्सेज का एलोकेशन सभी तक उच्च तरीके से हो सके, इसीलिए काम किया जाता है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद आता है, एक होती है मार्केट इकोनॉमी। देखिए, मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट नहीं आती है। ठीक है, अगली होती है बाजार अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी मार्केट इकोनॉमी। अब ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? याद रखिएगा, मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि द मार्केट ऑर्गेनाइज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ मार्केट इकोनॉमी। इन अ मार्केट पीपल फ्रीली intersect as they engage in a separate economic pursuits.
तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है, जनरली मार्केट इकोनॉमी किसी भी पावर के थ्रू नहीं चलती है। मार्केट इकोनॉमी ऑटोमेटिकली चलती है, इंडिपेंडेंटली, फ्रीली वर्क करती है। क्यों? मार्केट इकोनॉमी जो बेस्ड होती है ना, वो मार्केट फोर्सेस पर बेस्ड होती है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ मार्केट फोर्स? तो बच्चे देखिए, जो इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस पे वर्क कर रही है, किस पे वर्क कर रही है? मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है बाजार शक्ति। क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई की जो पावर होती है, मांग और पूर्ति के मतलब अगर मार्केट में डिमांड होगी तो प्राइस उस तरीके से होंगे, मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो प्राइस अलग तरीके से होंगे। तो इसीलिए जो एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस के ऊपर बेस्ड होती है, उस इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ अगर किसी का कंट्रोल है तो वो मार्केट फोर्सेस का, यानी कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का कंट्रोल होता है, और किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, और इसी को हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मसूद, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। ठीक है, बहुत लेट हो गए तुम लोग। ठीक है, तो उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? देयर आर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट मार्केट इकोनॉमी के अंदर देयर आर नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर प्राइस घटता बढ़ता रहता है, प्राइस में कोई स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। ये कम्प्लीटली फ्री इकोनॉमी होती है, फ्री इकोनॉमी की तरह काम करती है, जो कि मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो मार्केट, इसके बाद आता है, इन अदर वर्ड्स द मार्केट इज़ अ ग्रुप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इकोनॉमिक सेक्टर वेयर देयर आर फ्री एक्सचेंज गुड ऑफ सर्विस। आपके फ्री एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, आप मार्केट इकोनॉमी में गए, आपने कोई चीज़ खरीदी, तो उसका मूल्य आपने जो उन्होंने लगाया है, अगर आपको उस मूल्य पे खरीदना है आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज मत खरीजिए। तो ये इकोनॉमी फ्रीली वर्क करती है। तो देयर इज़ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। जनरली आपको प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है मार्केट इकोनॉमी, और इसमें क्या होता है? सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो नो इंटरफेरेंस। द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय डायनेमिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एज वेल एज हाउ पीपल बिहेव इन द मार्केट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इज़ द की गोल। अगर मैं बात करती हूँ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का जो उद्देश्य होता है वो सोशल वेलफेयरिज्म को लेकर के चलता है, क्योंकि सरकार के द्वारा की जा रही है, तो सोशल वेलफेयरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर मैं बात करती हूँ मार्केट इकोनॉमी की, तो मार्केट इकोनॉमी इज़ डिफरेंट। मार्केट इकोनॉमी जो वर्क करती है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेके कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? उपभोक्ता व्यवहार। कंज्यूमर बिहेवियर आपको हमेशा ये बताएगा कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, या उसमें वो कितना इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केट बिहेवियर। हम इसे क्या कहते हैं? मार्केट बिहेवियर के नाम से जनरली जानते हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? तो इसे हम क्या कहेंगे? मार्केट बिहेवियर के रूप में हम इसे जानते हैं। तो हमारी मार्केट इकोनॉमी क्या हो गई? विच इज़ मतलब नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर इज़ नो मतलब इट्स अ कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। एक मार्केट फोर्सेस के मतलब कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती है। इसके बाद अगर, हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ डिमांड आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड वगैरह क्या होता है। बल्कि अगर मैं बात करती हूँ किसकी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी कि वेयर देयर आर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का। दोनों में अंतर क्या है? वहाँ पे सोशल वेलफेयर इज़ द प्राइम की, कि वहाँ पे सोशल वेलफेयर जरूरी है। यहाँ पे क्या है? आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर का तो एकमात्र काम ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। बिल्कुल, कि ये मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। इसके बाद अगला आता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये अगला बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी वेयर देयर आर, याद रखिएगा, को एग्जिस्ट, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी वेयर द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी दोनों को एग्जिस्ट होते हैं, दोनों आपस में मिल करके जब काम करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट भी और मार्केट फोर्सेस भी, तो आप उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को याद रखिएगा कि हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान अपनाया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? हमारे देश में प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया था ना। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो चले थे वो 1956 से लेकर 1961 तक चले थे। याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। ये भी याद रखिएगा
किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूँ किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। इसके यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस मॉडल को जो बनाया था इसे कहा जाता है हेरोड डॉमर मॉडल। ये भी याद रखिएगा, दिस मॉडल इज़ नोन एज द हेरोड डॉमर मॉडल, इसे हम हेरोड डॉमर मॉडल कहते हैं। इसके बाद 1956 टू 1961 जो हमारी मॉडल था ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड था और ये पीसी महालोनोविस मॉडल के नाम से जाना जाता है। सेकंड महालोनोविस, पीसी महालोनोविस मॉडल के नाम से जाना जाता है जनरली, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया था, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि आज तक भारत में जो प्लानिंग कमीशन है, भारत के अंदर कितने प्लान बने हैं प्लानिंग कमीशन के दौरान, तो 12 प्लानिंग बनी हैं, ठीक है। तो 12 टोटल प्लान बने हैं। लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक चला था और इसी दौरान भारत के अंदर 1 जनवरी 2015 को, ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कर दिया गया था, यानी कि इसका नाम भी चेंज हुआ था बल्कि इसके बहुत सारे काम भी चेंज हुए थे। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं और ये क्वेश्चन जब बहुत बार पेपरों में, कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जब मैं बात करती हूँ किसकी, मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ वन इन विच द प्रोडक्शन कंपोनेंट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो कार्य किया जाता है ना ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, मैंने कहा ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी, ठीक है, कि मिक्स्ड वेयर द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, बोथ सेक्टर आर को एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ पे दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव आर द maximizing profit in the public sector and the promote social welfare in, sorry, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिकॉज देयर आर बोथ सेक्टर आर इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्टर इन्वॉल्व हैं तो इनका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इनका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर का मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो जाएगा, बल्कि अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूँ तो वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए वर्क करेंगे। द प्राइस सिस्टम एंड द सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी बोथ एड्रेस द फंडामेंटल इशूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गाइस समझ ही आ गया होगा। तो मूल्य प्रणाली और केंद्र नियोजित प्राधिकरण दोनों मूलभूत मुद्दों का समाधान करते हैं, यानी कि मूल्य प्रणाली क्या रहनी चाहिए और साथ ही साथ केंद्र के द्वारा किस किस चीज़ों को मतलब केंद्रीकृत किया जाएगा। अब देखिए हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी पे तो हमारी देखिए एमआरपी सेट की जाती है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली एमआरपी डिसाइड की जाती है। उसको डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पर मार्केट में कितना प्रोडक्ट आएगा और कितना प्रोडक्ट नहीं आएगा ये कौन डिसाइड करता है, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से वो डिसाइड किया जाता है। तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में वर्क करते हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पे सभी को समझ आ गया? अगर क्लियर है तो प्लीज़ टेल मी गाइस कि यस मैम क्लियर है। देखिए आपको बताना ज़रूर है कि मैम क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ, अगर बताओगे नहीं तो दिक्कत है, ओके इसीलिए बताना बहुत ज़रूरी होता है कि मैम क्लियर है नहीं है। आपका कोऑर्डिनेशन ख़राब नहीं होना चाहिए अपने टीचर के साथ में, पता लगता रहना चाहिए टीचर को कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और कितना समझ नहीं आ रहा। एवरीथिंग इज़ क्लियर मैम, चलिए बहुत बढ़िया, सभी चीज़ें क्लियर है ना। तो यही मैं चाहती थी कि आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। आप टेस्ट भी लेंगी, बिल्कुल टेस्ट लेंगे, अगर अभी पहले चैप्टर तो पूरा कर लें, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अगला क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो बात करेंगे हम बात करेंगे इकोनॉमी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर आपने मेरी पहली क्लास ली है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक बताई थी, इसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं इकोनॉमी की। द चॉइस ऑफ फंडामेंटल इकोनॉमिक इशूज़ विच इज़ वॉट्स बाय द रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेट, मतलब इट इज़ द ऑफ्टन रेफर्ड एज द रिसोर्सेज इकोनॉमलाइज डिलेमा और द challenges of using of few resources more effectively meet demand and greatest number of people। मतलब देखिए चुनाव एक बुनियादी आर्थिक मुद्दा है जो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण और बदतर हो जाता है, इसे अक्सर समाधान में दुविधा। उदाहरण के लिए उत्पादन के कारकों में भूमि और वायु जैसे प्राकृतिक संसाधन, श्रम जैसे मानव संसाधन, मशीनरी संग्रह जैसे पूंजीगत संसाधन और जोखिम लेने के लिए तैयार व्यक्ति जैसे ही उद्यमशील संसाधन शामिल हैं। मतलब देखिए मानवीय इच्छाएं जो होती हैं, अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स होती हैं, वो ह्यूमन वांट एंड डिज़ायर्स के लिए हमें ये जानना होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कितने हैं, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। मैं
ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, वो रिसोर्सेज काम कैसे करने वाले हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन मतलब कैपिटल कितनी है, मैंने पढ़ा दिया ह्यूमन कैपिटल हमारे पास कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब भाई प्रॉब्लम है तो इनका समाधान भी होगा। ठीक है, तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम इन सब से इंट्रोड्यूस होती है। तो 3 तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस होती हैं इससे, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो 3 बड़ी प्रॉब्लम इससे क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की 3 बड़ी समस्याएं, 3 बड़ी समस्याएं क्या कहलाती हैं आपकी। पहली जनरली अगर मैं बात करती हूँ तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज़ द मेन बिग इशू। ठीक है, तो सबसे बड़ा इशू बेसिकली आपका क्या माना जाता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमी की 3 होती हैं। और ये 3 प्रॉब्लम्स जनरली कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा। पहला आपका जो आता है, बच्चे कलर मुझे सही नहीं लग रहा है आई थिंक, तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, ये प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। पहला आता है क्या उत्पादन करें। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप एक मार्केट में जाते हैं तो पहली प्रॉब्लम यही होती है क्या उत्पादन करें, दैट इज़ अ व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कैसे उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस को हम क्या कहते हैं, कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, दैट इज़ अ हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक सेंट्रली प्रॉब्लम मानी जाती है, दैट इज़ अ होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस, इसे आप क्या कहते हैं, होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। तो किसके लिए उत्पादन करें, तो ये आपकी अगली प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, जब भी आप एक मार्केट में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस का उत्पादन करने जा रहे हैं तो गेहूँ उगाएं, चावल उगाएं या क्या उगाएं, यानी कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए, गेहूँ का उत्पादन किया जाए, चावल का उत्पादन किया जाए, या किसी और धान मतलब किसी और चीज़ का उत्पादन किया जाए। तो जनरली ये प्रॉब्लम दी गई हैं तो इनके समाधान भी हैं। तो हमारा समाधान यही होता है कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मार्केट रिसर्च की जाएगी। मान लीजिए एक किसान ने 100 रुपये का, 100 रुपये की लागत के साथ, 100 रुपये की लागत के साथ, 100 रुपये की लागत के साथ उसने क्या किया, 100 रुपये की कॉस्ट के साथ उसने गेहूँ उगाया, यानी कि वीट पे भी उसने क्या किया, खर्चा किया। और दूसरा उसने चावल पे भी खर्चा किया, यानी कि इतनी लागत के साथ उसने गेहूँ उगाया और चावल उगाया। अब जब वो इसे मार्केट के अंदर बेचने गया है, यानी कि जब वो मार्केट में गया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि मार्केट में जब गया तो उसे गेहूँ को बेचने के बदले जो प्राइस मिला है वो 150 रुपये मिला है, राइट। पर लेकिन जब उसने वही राइस को बेचा है तो उसे 100 रुपये ही प्राप्त हुए हैं या 110 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, अगर देखे जाए तो दोनों के ऊपर कॉस्ट बराबर आई थी, पर मार्केट की वैल्यू किसकी ज़्यादा आई, मार्केट की वैल्यू वीट की ज़्यादा आई, यानी कि गेहूं की ज़्यादा आई। तो आप मुझे बताइए कि उसे क्या उत्पादन करना चाहिए, उसे गेहूँ का उत्पादन करना चाहिए या उसे राइस का उत्पादन करना चाहिए। टेल मी गाइस, जल्दी से मुझे आप लोग बताइए कि उसको आपके अकॉर्डिंगली किस चीज़ का उत्पादन करना चाहिए, उसे गेहूँ उगाना चाहिए या उसे चावल उगाना चाहिए, आप लोग ही बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि उसे क्या उगाना चाहिए, उसे गेहूँ उगाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक ऐसी चीज़ की चॉइस करना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को रिजॉल्व करता है कि जिसका मार्केट में डिमांड वैल्यू ज़्यादा है और जिसकी लागत भी आपको कम आ रही है, तो ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसी को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम ये है कि क्या उत्पादन करें, पर हमें क्या उत्पादन करना है वो हमें मार्केट रिसर्च करने के बाद ही पता लगेगा, जो कि डिमांड से पता लगता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, राइट गाइस। तो इतना क्लियरली हो गया। तो मैं दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों को समझाऊँ। नेक्स्ट आता है आपका होम हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि मतलब अगली जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ अ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, अगर मैं हाउ टू प्रोड्यूस की बात करती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, हाउ टू प्रोड्यूस की बात कर रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कैसे उत्पादन करें। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या उत्पादन करें, आपने डिसाइड कर दिया कि आप गेहूँ उत्पादित करेंगे, क्या उत्पादित करेंगे, कि आप गेहूँ उत्पादित करेंगे, यानी कि वेट को क्या करेंगे, आप उत्पादित करेंगे। दिस इज़ योर डिसीज़न, कि आपने ये डिसीज़न डेफिनेटली ले लिया है कि क्या उत्पादन करें, तो आपने डिसाइड किया कि हमें गेहूँ उगाना चाहिए, राइट। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि कि गेहूँ उगाना चाहिए। तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कैसे कैसे करेंगे, राइट, कि उसे कैसे उगाया जाएगा। तो उसके लिए आपके पास 2 समाधान होते हैं।
देखिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आपके पास पैसा है या नहीं है। तो ये बड़ी ज़रूरत होती है कि आपको मतलब ये जो गेहूं का उत्पादन करना है अपना लेबर के थ्रू कराना है। लेबर का मतलब श्रम, लेबर का मतलब क्या होता है, श्रम। लेबर के थ्रू कराना है, या आपके पास बहुत सारा पैसा है, कैपिटल यानी कि मशीनरी वगैरह आप लोग लगाएंगे, उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उत्पादित करेंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि हाउ टू मतलब प्रोड्यूस, कि हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, लेबर के थ्रू प्रोड्यूस कराएंगे या कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो पैसा या क्या टेक्नोलॉजी आपकी जो होती है उसके थ्रू हम कराने वाले हैं। तो लेबर के थ्रू अगर मान लीजिए ये जो प्रोडक्शन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को इन्वॉल्व किया जाता है, तो इसे आप कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या कहते हैं आप इसे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहा जाता है। दैट इज़ नोन एज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसका मतलब होता है श्रम गहन तकनीक, हिंदी में कहते हैं श्रम गहन तकनीक, बेसिकली इसे कहा जाता है। अब मैं अगर इसके अपोजिट चलती हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा थोड़ा कम है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि लेबर इंटेंसिव का यूज़ करेंगे। पर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, राइट, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप कैपिटल का यूज़ करेंगे। इसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या कहते हैं इसे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बेसिकली हम इसे कहते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है पूंजी गहन तकनीक। याद रखिएगा, पूंजी गहन तकनीक, बेसिकली हम इसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या यू कैन से द पूंजी गहन तकनीक। ओके, पूंजी गहन तकनीक कहेंगे। तो बिल्कुल मैं बता चुकी हूँ मैम, आप बता चुके हो, बिल्कुल मैं बता चुकी हूँ मैं, पर लेकिन अभी क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्योरली स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ बस। तो देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्लो होंगी, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर ज़्यादातर मशीन्स का यूज़ होगा, यानी कि मशीन्स वगैरह का, टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि भैया जहाँ पर किसी काम को करने के लिए ऊपर 100 मजदूर काम कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में एक मशीन मतलब एक मशीन अगर ला दी जाए तो वो 100 मजदूरों का काम अकेली मशीन कर लेगी, तो 100 मजदूर की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली आपके पास अगर बहुत पैसा होता है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अधिकतर यूज़ करते हैं। जब आपके पास पैसे थोड़ा कम होता है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाती है। इज़ दैट क्लियर टू, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, मशीन महंगी आएंगी, ठीक है, उस पर प्रोडक्शन मतलब जो होगा वो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्शन मतलब इस तरह से किए जाएंगे। तो इसका मतलब होता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो प्रॉब्लम क्या आई, इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ने ये बोला कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। तो भैया सिंपल सी बात है, मार्केट में आप कंपेयर करिए कि जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी आप उसको प्रोड्यूस करिए। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें। तो हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो होती है ये सिलेक्टिंग द प्रोडक्शन मेथड, कि हम अपने कौन से मेथड को मतलब कौन से प्रोडक्शन मेथड के थ्रू ये काम करना चाहते हैं। तो ये बात करता है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिंग द प्रोडक्शन मेथड, की प्रोडक्शन मेथड को सिलेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला जो आता है, अगला आता है आपका आता है होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, होम टू प्रोड्यूस का एक जनरल मीनिंग जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, इसका मतलब ये होता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, यानी कि किसके लिए, यानी कि हम किसके लिए, कौन से ग्रुप के लिए करें, कौन सी सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम इस सामान को बेचे कहाँ, राइट, इसे कहते हैं होम टू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो होने वाला है वो किसके लिए होने वाला है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन। तो याद रखिएगा इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये है, ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे गेहूं उगाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्निक से वर्क करना है, तो दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम कि हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा काम है, मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरा वेस्टर्न ड्रेसेस का बिजनेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, वेस्टर्न ड्रेसेस का बिजनेस है, वेस्टर्न ड्रेसेस मैं बेचने का काम करती हूँ। पर अब मैंने वहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने अपने जो एक अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है वो एक ऐसे प्लेस में स्टार्ट किया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं, ओल्ड एज पर्सन रहते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या है वो +50 वाली है, यानी कि 50 साल से, मतलब ओल्ड एज, वैसे 50 में बंदा ओल्ड में नहीं आता है, पर लेकिन फिर भी एक एग्जांपल, मतलब ये जनरेशन कुछ ऐसी है कि जहाँ पे 50, 55, 60 वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी कि +60 वाले लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस बेचने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप मुझे बताइए, क्या एक ऐसी जगह पे वेस्टर्न ड्रेसेस बिकेंगी, या वेस्टर्न ड्रेसेस कहाँ पे ज़्यादा बिकेंगी, ज़रा दिमाग लगा के बताओ, सोचो ज़रा, ज़रा आप लोग मुझे सोच के बताइए कि
नहीं बिकेंगी। क्यों नहीं बिकेंगी रवीना, मुझे बताइए कि ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं बिक सकती? मॉडर्न सोसाइटी जनरली वी नो वेरी वेल कि एक इस तरह के ड्रेसेस को पहनने वाला जो ग्रुप होता है वो यंगर्स का ग्रुप ज़्यादा होता है, ठीक है। यंगर्स क्या होते हैं कि वेस्टर्न ड्रेसेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैम जहाँ पर काम आगे को आबादी होगी, ठीक है, तो यंगस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर यहाँ पे ओल्ड एज पर्सन है तो ये दुकान नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि उसका मतलब एज ग्रुप है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो जब आपकी एज ग्रुप नहीं है तो आप क्या ऐसी जगह पे प्रोडक्शन कर पाएंगे? तो होम टू प्रॉब्लम ये बात करती है कि जिन जैसा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसे वहाँ लोग भी होने चाहिए। ये सेम वैसा ही है कि आपने क्या किया, आपने सॉल या फिर मतलब मोटे एकदम मोटे सॉल वगैरह या हल्के रंगों के कपड़े बेचना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे यंगस्टर बहुत रहते हैं तो वो भी वहाँ पे नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो एक ओल्ड एज का ज़्यादातर क्राइटेरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, होम टू प्रोड्यूस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस मार्केट में जा रहे हैं उस मार्केट में मतलब जिस मार्केट को आपने चुना है वो मार्केट आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे याद रखिएगा वो मार्केट आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बच्चों आपको आज की क्लास में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो आता है इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इशू कंसर्निंग अ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स among deserve socio-economic grouping from the whom to produce it has to two features. पहला आता है personalized distribution when the national revenue is allocated based on who owns the production element in this is known as personal distribution. तो बच्चे यहाँ पे इसको ज़रा समझेंगे। हिंदी में भी बात कर लेती हूँ फिर, वरना आप लोग मेरे से कंप्लेन करेंगे कि मैडम ने हिंदी में नहीं बताया। यह विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच निर्मित वस्तुओं से संबंधित एक वितरण मुद्दा है जिससे उत्पादन किया जाए। उसके दो विशेषताएं। जब राष्ट्रीय राजस्व का आवंटन इस आधार पर किया जाता है कि उत्पादन तत्वों का मालिक कौन है तो इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वितरण कहा जाता है। इसके बाद ये अभी आप भूल जाइए, इसको करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अभी आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, यू नो वेरी वेल कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए किसने क्या कहा है, कौन से मतलब जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो बेसिकली क्या कहा कहते हैं, यानी कि एडम स्मिथ ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो इट इज़ अ फील्ड ऑफ सोशल साइंस दैट इन्वेस्टिगेट हाउ कमोडिटी एंड सर्विसेज आर मेड, सोल्ड एंड यूज। मतलब कि इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपको बताएगा कमोडिटीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है या किस तरीके से कमोडिटीज़ को सोल्ड किया जा रहा है। तो इन एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। 1776 उनकी एक किताब थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ एंड नेचर, वेल्थ ऑफ नेचर। तो इन टर्म्स एक उन्होंने उसमें इस किताब के अंदर मतलब एक डेफिनेशन दी है, बोला इकोनॉमिक्स वाज डिफाइंड एज मैनेजिंग अ होम विद लिमिटेड फंड इन द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। बड़ी ही ईजी सी डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने, ठीक है। एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रगति की धन की मतलब ये कहते हैं अर्थशास्त्र को सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके से सीमित धन के साथ एक घर के प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि आपका एक घर है और आपके पास एक सीमित संसाधन है, संसाधन का मतलब पैसे सीमित हैं, रिसोर्सेज सीमित हैं, तो आप उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। जो आपका एक बेटर एफिशिएंट मैनेजमेंट है उसी को आप क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैम अभी तक जो पढ़ा है वो क्लास में एकदम क्या अच्छा अभी तक जो पढ़ा हूँ क्लास में एकदम खून में बहने लगा है। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा। चलिए दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर यू एंड गुड फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। तो खून में बहने लगा है मतलब अब आपका खून क्या इकोनॉमिक्स लिख रहा है, लाल की जगह ब्लड में इकोनॉमिक्स लिखा आ रहा है कि भैया लो इकोनॉमिक्स की ENW इस तरीके की धाराएं जा रही हैं क्या? इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आ गई? बहने लग गया भैया उसका, अभी खून में E आ रहा है, C आ रहा है, O आ रहा है, ऐसे करके। चलिए बढ़िया। सबसे अच्छे से समझ में आता है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। याद रखिएगा एक टीचर के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही यही होता है कि जब कोई स्टूडेंट कहता है कि हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया,
ठीक है, तो वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। टीचर अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है, वो उनके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, हमेशा याद रखिए। इसके बाद यह कमी की समस्या का समाधान करना चाहता है, तब उत्पन्न होता है वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से मांग होती है। देखिए अर्थशास्त्र को ग्रीक शब्दों में अगर अर्थशास्त्र जो है ग्रीक शब्द इको और नोमेंस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जो अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र किससे मिलके बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है, दिट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये इको और नोमोस से बन के बना हुआ है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पे द वर्ड इकोनॉमिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड इको एंड नोमोस विच बोथ मीन्स आर हाउस एंड अकाउंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये इको और नोमोस से बनकर मिला है, जिसका अर्थ होता है घर और खाता। यानी कि आप जनरली मतलब इसका जनरल मीनिंग अगर मैं इससे बात करती हूँ तो मतलब एक घर है, ठीक है, आप उसमें कैसे मैनेजमेंट, पता है एक हाउसवाइफ एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट होती है, ये सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि उनको पता है कि घर में क्या खर्चे होने हैं, कैसे उसको मैनेज करना है, कम में कैसे चलाना है, तो वो बेटर या एफिशिएंट तरीका क्या कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स की भले ही कई बार जानकारी नहीं होती, पर लेकिन उनके अंदर एक अच्छा इकोनॉमिक्स ज़रूर होता है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये अगर कभी पूछ ले कि ये कौन सा वर्ड है, तो दिट इज़ अ ग्रीक वर्ड। किन दो शब्दों से बना हुआ है, तो इको और नोमोस वर्ड से बना हुआ है। इको और नोमोस का मतलब क्या होता है, हाउस एंड अकाउंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हाउ टू मेंटेन फैमिली अकाउंट्स हैज़ इन्वॉल्व इनटू द टॉपिक्स करेंट बोर्ड स्कोप। ठीक है, तो जिस तरीके से हमें घर में चीज़ों को मैनेज करी जाती है, उसी तरीके से चीज़ों को कम में मैनेज करना, रिसोर्सेज को कम में मैनेज करना, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की अलग अलग मतलब मीनिंग्स दी गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की, इट इज़ अ जेन्युइन स्टडी, मतलब कई सारे इसके मीनिंग है। तो इट इज़ अ जेन्युइन स्टडी ऑफ द चॉइस एंड स्कार्सिटी, यानी कि ये चुनाव की और दूसरी किसकी मतलब चॉइस मतलब कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपको क्या चुनना है, राइट। पीछे मैं चॉइसेस की प्रॉब्लम बता चुकी हूँ। स्कार्सिटी, जेन्युइन स्टडी ऑफ द स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता। दुर्लभता आपको क्या कहती है कि आपको कि मतलब दुर्लभता आपको बताती है रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, यानी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात करेगी। किसकी बात करेगी, लैक ऑफ रिसोर्सेज की। मतलब कि हमारी देखिए अगर आप इकोनॉमी में देखते हैं तो जो ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं, ह्यूमन वांट एंड डिज़ायर्स हैं, वो क्या है, ह्यूमन वांट एंड डिज़ायर जो हैं वो अनलिमिटेड है, यानी कि आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड है, जितनी चाहो उतनी क्रिएट हो जाएंगी। तो ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। पर लेकिन अगर देखा जाए तो जो आपका रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इसीलिए रिसोर्सेज की कमी इसलिए महसूस की जाती है क्योंकि ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर अनलिमिटेड होती है। आपने अक्सर नोटिस किया है जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपको कभी मिंत्रा की साइट दिखती नहीं होगी, अमेजोन की साइट दिखती नहीं होगी, पर उसके बदले जब आपके पास पैसा है तो तुरंत मिंत्रा दिखेगा। हाँ, मिंत्रा दिख गया, राइट, तुरंत मिंत्रा दिख जाएगा, अमेजोन दिख जाएगा। उसका कारण क्या है, वो इसलिए आपको बार बार दिख रहा है क्योंकि आपके पास पैसा है, सिंपल सी बात है। तो हमें उसी वजह से कि हम उसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो जब हम ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर, मन मचलता रहता है, मन का काम है मचलना, और आपका काम है उस मचलते मन को कंट्रोल करना, राइट। तो ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स क्या कहती हैं, वो कहती हैं हमें इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। जब पैसा है तो आपको ज़रूरतें महसूस होंगी कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। पर अगर पैसा नहीं है, इन केस की पैसा नहीं है, तो आपको कोई भी चीज़ की आपको खुद बोलोगे आप कि अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं क्यों लूँ इसे, मुझे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी, किस लिए लिया जाए, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो आप फिर खुद बोलने लग जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों के पास क्या होती है, एक ह्यूमन वांट होती है कि उसको रिसर्च की, चुनाव की प्रॉब्लम हो जाती है, चॉइसेस की इश्यूज होती हैं, इसीलिए स्कार्सिटी क्रिएट होती है। और स्कार्सिटी भी हम पढ़ चुके हैं। तो इट लुक्स टू सॉल्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ द सेपरेट नीड्स एंड रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज का ये बैलेंस है, इकोनॉमिक्स आपको बैलेंस करना सिखाता है कि आप क्या करोगे, जो आपको मतलब नीड्स हैं, आपके ह्यूमन वांट्स। देखिए वांट और नीड में डिफरेंस होता है, डिज़ायर और नीड में डिफरेंस होता है। नीड कहती है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे अभी ला के दीजिए, आप नहीं ला के दी। किसी को, कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर उसे गोली नहीं मिलेगी ना एक, तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, दैट इज़ अ नीड। पर लेकिन आप सोच रहे हैं कि भैया मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, मैं एक जोड़ी और ले लूँ क्योंकि वो दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छे से पहना था, ठीक है, दीपिका पादुकोण पे बड़ा अच्छा कलर लग रहा था, क्यों ना ये कलर मेरे पास भी होना चाहिए। तो दिस इज़ योर वांट, दिस इज़ योर डिज़ायर, कि भाई वो आपके अनलिमिटेड होते हैं। ह्यूमन वांट एंड डिज़ायर हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, पर लेकिन आपकी सैलरी हमेशा लिमिटेड होगी, आपके रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इनके बीच में बैलेंस करने का काम करती है, ठीक है।
community living issues are explained by the economics in terms of underlying resources, cost, consumer advantage. तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है इकोनॉमी, जो हमारे रिसोर्सेज से संबंधित इश्यूज होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये बात कर चुके हैं हम। अब थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, जैसे कि एल्फ्रेड मार्शल कुछ अलग बोलते हैं, एल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स दिए हैं। एडम स्मिथ कुछ और बोलते हैं, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। तो देखिए चलिए क्या 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 कहा जाता है। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक द ग्रेट स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। Adam Smith and his followers, following the mercantilized tradition, regards economics as a science of wealth and study the process wealth production, consumption and accumulation। मतलब यहाँ पे बोलता है अर्थशास्त्र की औपचारिक परिभाषा महान स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने दी है। व्यापारिक परंपरा का पालन करते हुए एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, यानी कि साइंस ऑफ वेल्थ। अगर कल को क्वेश्चन पूछ ले कि साइंस ऑफ वेल्थ किसने कहा है, तो आपको याद रखना है कि साइंस ऑफ वेल्थ किसके द्वारा कहा गया है। साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया। धन उत्पादन, उपभोग और संचय की प्रक्रिया का अध्ययन है, कि हम धन का उत्पादन कैसे करते हैं, मतलब जो धन उत्पादन कैसे किया जाए, उपभोग कैसे किया जाए, और उसका मतलब हम उसके संचय यानी कि उसकी प्रक्रिया कार्य में उसे किस तरीके से लेके आए, तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। बल्कि एल्फ्रेड मार्शल ने अलग तरीके से दी। 1890 में प्रकाशित एल्फ्रेड मार्शल की बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। में धन के बजाय मानवीय गतिविधियां या कल्याण पर जोर दिया गया है। अगर मैं एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी देखती हूँ तो उन्होंने मनी यानी कि धन को, रिसोर्सेज पे ध्यान दिया, बल्कि इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया गया। मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन के समस्या सामान्य व्यवसाय में रहने, चलने और सोचने का अध्ययन, यानी कि एक मनुष्य किसी व्यवसाय में किस तरीके से रहता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करता है, ठीक है ना। इस अध्ययन को उन्होंने क्या कहा है, इस अध्ययन को उन्होंने इकोनॉमिक्स कहा। उन्होंने दावा किया कि अर्थशास्त्र एक और धन का अध्ययन है और दूसरी ओर मनुष्य का अध्ययन है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ही क्लेम दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ और ऑन वन हैंड एंड स्टडी ऑफ मैन ऑन वन हैंड। तो ये वो मतलब अकॉर्डिंग टू द एल्फ्रेड मार्शल, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि ये धन का, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा धन का विज्ञान तो है ही है, पर लेकिन ह्यूमन का भी विज्ञान है, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस भी है, कि हम ह्यूमन के बिहेवियर को भी इसमें स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैम आप अपनी पीपीटी खुद बनाती हैं या टाइप करते हैं? क्यों भाई, पीपीटी से कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ गई क्या? अगर आ गई तो सो प्लीज़ टेल मी, ठीक है। तो बच्चे ये आज हमने इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म पढ़े। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। व्हाट इज़ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? यू कैन ऑल्सो से द पीपीपी, ठीक है, पीपीसी कर्व आप इसे कहते हैं। तो ये हम करते हैं। देखिए मेरा जो भी कंटेंट होता है मैं खुद लिखती हूँ, खुद बनाती हूँ, ठीक है। हालांकि अच्छे रेफरेंस बुक से होता है और मेरे द्वारा ही किया जाता है। तो गाइज ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्शन पॉसिबल, आगे आपने रिसोर्सेज को समझ लिया, अब आप इस लायक बन गए हैं कि मैं आपको पीपीसी पढ़ा दूं, ठीक है। पीपीसी का मतलब क्या होता है? पीपीसी का मतलब होता है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आप इसे कहते हैं फ्रंट एज अ कर्व दैट सो एवरी पेयरिंग ऑफ टू आइटम्स that can be produced in certain economy using a certain set of resources and technology capacity। देखिए पीपीसी कर्व हमेशा ये कहता है जब इकोनॉमी में दो चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि जब इकोनॉमी में टू गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा जब इकोनॉमी में टू गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब इकोनॉमी दो गुड्स का प्रोडक्शन करती है, तो उस कंडीशन में अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से उठ रहा है तो दूसरे का प्रोडक्शन धीरे धीरे गिरने लग जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? पीपीसी कर्व कहते हैं। मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, सो वेल